आज अगर पिन गिर गया तो आप लोगों ने देना है मुझे, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर तमम बिल खैर आमीन। एसिड बेस साल्ट वाला चैप्टर ख़त्म हो गया है। उसका आखिरी टॉपिक लेवलिंग इफ़ेक्ट लास्ट में कराएंगे। 2 लाइनें हैं बस, आप कुछ पढ़ाना है। केमिस्ट्री में कैटालाइसिस और कैटलिस्ट पर लेक्चर अवेलेबल नहीं था, तो इसको हम आज कवर करके फिर आगे शिफ्ट कर लेते हैं। कैटलिस्ट क्या चीज़ है ये आज आपको बताएंगे। देखिए, एक रिएक्शन को केमिस्ट्री में हम लोग रिएक्शन करते हैं। सपोज हमारे पास ये कोई मॉलिक्यूल है, आपस में इसके एटम मिले हुए हैं, और हमारे पास एक और मॉलिक्यूल है बी। एक ए है एक बी है, इनको हम आपस में मिलाना चाहते हैं। सादा अल्फाज में आप यूँ कह सकते हैं कि मैं ए को बी के साथ मिलाना चाहता हूँ ताकि मेरे पास क्या बने, ए बी बने। सो ए और बी दोनों हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट्स हैं, और ए बी क्या है, ये हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। जब हम इन दोनों को कंबाइन करते हैं, रिएक्शन जब प्रोसीड करते हैं, होता क्या है कि ये जो मॉलिक्यूल है ये एक हाई एनर्जी स्टेट बनाता है। ये जो मॉलिक्यूल है ये एक हाई एनर्जी स्टेट बनाता है, हाई एनर्जी स्टेट, जिसका नाम है ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट वो कैसे होगा? वो ऐसे हैं कि ए तो बी के साथ ए तो ए के साथ पहले से मिला हुआ था, और बी के साथ पहले से मिला हुआ था। नए बॉन्ड्स बनेंगे ए और बी के दरमियान, लेकिन वो क्या होंगे, थोड़े बहुत अभी तक वीक होंगे, और इस ए और बी के दरमियान भी वीक बॉन्ड बन जाएंगे। तो इस स्टेट को क्या बोलते हैं, हाई एनर्जी स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट, जिसमें अभी तक मुकम्मल तौर पर प्रोडक्ट नहीं बना हुआ है। इसकी बहुत एनर्जी हाई है। हमने क्या बनाना है, ए बी बनाना है। तो अभी तक तो ए बी बना हुआ नहीं है, क्योंकि ए बी बनने के लिए इस बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा। जब ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड भी टूटेगा, तब जाकर ए और बी के दरमियान बॉन्ड बनेगा, वो प्रोडक्ट होगा। तो अब भी ये एक ऐसा स्टेज है जिसमें रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स आपस में मिले हुए हैं, लेकिन इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा है। उसके बाद क्या होगा, आफ्टर दिस ट्रांजिशन स्टेट, ये वाला जो बॉन्ड है ये टूट जाएगा और ये बॉन्ड भी टूट जाएगा। फिर आपके पास क्या बनेगा, ए के साथ बी अटैच हुआ होगा, और इस ए के साथ बी क्या होगा, बी अटैच होगा, यानी आपके पास ए बी बन गया होगा। सो ये हमारे पास अब क्या चीज़ है, प्रोडक्ट है। तो रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में, बीच में एक स्टेज आया, आरजी स्टेज आया, उसके बाद प्रोडक्ट बना। ये जो आरजी स्टेज है, टेम्पररी स्टेज है, हाई एनर्जी स्टेज है, दिस इज कॉल्ड व्हाट, ट्रांजिशन स्टेट। अच्छा, जब प्रोडक्ट बनेगा तो प्रोडक्ट की एनर्जी फिर क्या होगी, प्रोडक्ट की जो एनर्जी होगी वो लो, रिएक्टेंट के पास जो एनर्जी है, ई, इसकी एनर्जी ज़्यादा है, और जब ट्रांजिशन स्टेट बनेगा उसकी एनर्जी तो उससे भी ज़्यादा होगी। लेकिन जब प्रोडक्ट बनेगा तो प्रोडक्ट की एनर्जी कम होगी। ये हम हमेशा देखते हैं कि जब मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट कर लेते हैं
प्रोडक्ट बनेगा तो प्रोडक्ट की एनर्जी हमेशा क्या होगी, कम होगी। प्रोडक्ट एनर्जी हमेशा कम होती है, रिएक्टेंट एनर्जी ज़्यादा होती है। तो इसको अभी मैं ग्राफ में आपको अगर मैं समझाना चाहूँ, ग्राफ को हम लिखने के लिए क्या करते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लिखते हैं। तो इधर भी वाई एक्सिस एक्स एक्सिस है, ये यहाँ पर हमारे पास है ये वाई एक्सिस है, और ये कौन सा एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस पर वाई एक्सिस पर क्या है, एनर्जी हम लोग लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं, एनर्जी। 0 एनर्जी, 10 एनर्जी, 20 एनर्जी, 100 एनर्जी, ठीक है। वो एनर्जी जो ऊपर ऊपर जा रहा है तो एनर्जी बढ़ रही है। एक्स एक्सिस पर क्या है, यहाँ पर रिएक्शन का रास्ता है, उसका जो पाथ वो फॉलो करता है, सो पाथ ऑफ द रिएक्शन हम लोग लिखेंगे। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि ये असल में ये चीज़, इधर आप लोग ज़्यादा फोकस रख दो। ये रिएक्शन तो जा रहा है। अब मैं आपको बताऊंगा कि सपोज करते हैं आपके रिएक्टेंट की एनर्जी 20 है, ये 0 से 10, इस जगह को क्या लगा दूं, 20 लगा दूं, और इस जगह पर 30, यहाँ पर 40, चलो ये नंबर मिटा देते हैं, 50। अपनी आसानी के लिए आप कोई भी नंबर डाल सकते हैं। प्रोडक्ट रिएक्टेंट की एनर्जी अगर मैं कहूँ कि 20 है, सपोज यहाँ पर इसकी एनर्जी कितनी है, एनर्जी E इज इक्वल टू 20। तो मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा कि ये हमारे पास रिएक्टेंट का लाइन है, रिएक्टेंट की एनर्जी है, तो मैंने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दिया। अब वो वाला जो ट्रांजिशन स्टेट वाला है, वो उसकी एनर्जी ज़्यादा है रिएक्टेंट से या कम है? तो फिर मैं क्या करूँगा, मैं थोड़ा इसको ऐसे ऊपर लेके आऊँगा, 40 तक उसको पहुँचता हूँ। ये डॉट कहाँ पर टच कर रहा है, ये डॉट इधर कौन सा लाइन टच करेगा, वाई एक्सिस पर? यस। तो ये जो पॉइंट है ये हमारे पास कौन सा स्टेट शो कर रहा है, ट्रांजिशन स्टेट को शो कर रहा है। तो रिएक्टेंट को मैंने नीचे लिखा, उसकी एनर्जी कम थी, फिर क्या बना, ट्रांजिशन स्टेट बना। ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी को ज़्यादा कर दिया। अब वही चीज़ आपको मैं सब ग्राफ में सिखा रहा हूँ, रिएक्टेंट की एनर्जी कम है, ट्रांजिशन स्टेट की ज़्यादा है। अब उसके बाद हमने क्या करना है, हमने ये लाइन यहाँ से इस तरह ड्रॉ करनी है, यहाँ तक लाना है। अब ये वाला जो डॉट है, ये ज़रा चेक करो, ये कहाँ पर टच करेगा, ये 10 को टच करेगा। तो ये जो डॉट है ये शो कर रहा है प्रोडक्ट P। क्या शो करेगा, प्रोडक्ट P। रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा थी, जब रिएक्शन शुरू हुआ तो कौन सा स्टेज बना, ट्रांजिशन स्टेज की एनर्जी ज़्यादा थी। उसके बाद जब प्रोडक्ट बना तो प्रोडक्ट की एनर्जी दोनों से कम थी, तो प्रोडक्ट यहाँ पर आ गया, ये रिएक्शन मुकम्मल हुआ। अब ज़रा देखें, रिएक्टेंट की एनर्जी तो ये वाला लाइन है। अगर मैं यहाँ से एक रेड लाइन शो कर दूँ, जस्ट आपको बताना चाहता हूँ कुछ, ये रेड लाइन कौन सा एनर्जी शो कर रहा है, तो मैं इधर R लगा देता हूँ, ठीक है। ये रिएक्टेंट की एनर्जी को शो कर रहा है। ये जो रिएक्टेंट की एनर्जी का जो पॉइंट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, एक जैसे समझो एक पहाड़ है, उसका ये पीक है, उसका ये बिल्कुल टॉप है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो एनर्जी है, ये वाला जो एनर्जी है, यानी 20 और 40 के दरमियान कितना एनर्जी है, 20 है ना। तो ये जो एनर्जी है, दिस इज कॉल्ड एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, जिसको हम लोग EA बोलते हैं, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को हमेशा पहचानने के लिए रिएक्टेंट का लाइन आपने ड्रॉ किया होगा ना, रिएक्टेंट के लाइन से एक सीधा लाइन ऊपर लेके चलो टॉप तक, ट्रांजिशन स्टेट के तक। तो जो लाइन आपको मिलेगा, ये लाइन किसको शो कर रहा है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को शो कर रहा है। ये यहां से एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन का कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया है कि व्हाट इज दिस एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। अब मैं बताता हूं, ये वो एनर्जी है जो रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए रिक्वायर्ड है, रिएक्शन को शुरू करने के लिए रिक्वायर्ड है, ज़रूरत है, नीड है। तो रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा एनर्जी दरकार है। ये देखो ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक 20 की एनर्जी अगर उसके पास है, तो फिर ये रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा और प्रोडक्ट आपका बन जाएगा। अब देखो, ये वाला आपको मज़ीद भी समझ आएगा अगर मैं आपको एक और ग्राफ समझा दूँ।
कुछ और अभी तक मिसिंग है, स्टूडेंट के जहन में कुछ मिसिंग है, वो मिसिंग मैं कवर कर लेता हूँ। एक और ग्राफ मैं बना रहा हूँ, यहाँ पर रिएक्शन का पाथ लिख रहा हूँ और यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, एनर्जी लिख रहा हूँ। 0 की एनर्जी है तो यहाँ 10 की एनर्जी लगा लेता हूँ, यहाँ 20 की एनर्जी लगा लेता हूँ, यहाँ 30 की, यहाँ 40 की, 50 वगैरह वगैरह। अब एक और रिएक्शन में करने जा रहा हूँ, उस रिएक्शन में एक बार फिर रिएक्टेंट R, उसकी एनर्जी है 20 सपोज। अब जैसे मैंने किया, इसका ट्रांजिशन स्टेट बना सिर्फ यहां पर और फिर ये नीचे आया। तो इस पॉइंट को क्या नाम दूं, P। इस पॉइंट को क्या नाम दूं, रिएक्टेंट R। इस पॉइंट को क्या नाम दूं, ट्रांजिशन स्टेट T, TS ट्रांजिशन स्टेट। इसकी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कैसे इसका पता कराएंगे, कैसे लगाएंगे, इसकी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कहाँ है? एक सीधी लाइन जरा बता, ये जो आर का लाइन है ना, इससे एक स्ट्रेट लाइन चलो, बिल्कुल इस पार इस लाइन के साथ स्ट्रेट चलो, सीधा लाइन आप लोग अपने से ड्रॉ कर सकते हो कि नहीं? ये बनाओ। अब इस लाइन को जरा ऊपर लेकर जो इधर डॉट को टच कर दो, बस। तो ये रेड लाइन और डॉट के दरमियान जितना लाइन आ गया, ये आपका एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है। सो यहां पर भी हमारे पास क्या आ गया, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है। एक तरफ आपको इतना सा पहाड़ मिला था, दूसरी बार आपको इतना छोटा सा पहाड़ मिला। यहां पर एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन क्या थी? यहां से एक लाइन आपने ड्रॉ कर दिया और एक बहुत बड़ी लंबी सी लाइन हमें मिली थी, जबकि यहां पर आपने फिर से एक लाइन ड्रॉ किया था और यहां पे आपको एक छोटी सी लाइन मिली। तो इसका मतलब ये है कि ये वाला जो रिएक्शन है, इसका एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन क्या है, और इसका एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन क्या है, कम है। हर रिएक्शन का अपना एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन होता है, और एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन क्या है? वो एनर्जी जो रिएक्शन के स्टार्ट करने के लिए, रिएक्शन को चालू करने के लिए रिक्वायर है, नीडेड है, जो उसके अंदर हो तो ठीक है, अदरवाइज आपको बाहर से देनी पड़ेगी। आप मुझे बताओ, ख्वारी मेहनत किस पे ज़्यादा करनी पड़ेगी रिएक्शन को करने के लिए? इन दो रिएक्शंस में से इस पे ज़्यादा ख्वारी लगेगी, मेहनत करनी पड़ेगी कि ये हो जाए, या ये वाला? आसान कौन सा होगा, जल्दी कौन सा होगा? दूसरा। तो देखो, जब आप रिएक्शंस को करोगे तो अक्सर क्या होता है कि रिएक्शंस के एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ज़्यादा होती है जब वो खुद ब खुद हो रहा होता है। अगर आप बाहर से कोई छेड़छाड़ ना करो, बाहर से कोई छेड़छाड़ ना करे, तो क्या होगा? खुद ब खुद जो रिएक्शन होगा उसका एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा टाइम लेगा, बहुत ज़्यादा टाइम लेगा। तो ये हमारे लिए बचत है या नुकसान है? नुकसान है। हम लोग क्या करेंगे, हम इस रिएक्शन को एक दूसरा रास्ता प्रोवाइड करेंगे। यार तुम इस रास्ते से जा रहे हो, मिसाल के तौर पर मैं आपको एक यहाँ से बताऊंगा कि पॉइंट ए है, पहले पॉइंट बी की तरफ आ जाओ, फिर पॉइंट सी की तरफ आ जाओ। काफ़ी लंबा चौड़ा रास्ता है। सपोज करते एक शख्स आ रहा है, कहता है मैंने सी की तरफ जाना है, कहता है मैंने यहाँ आना है। उसके लिए एक रास्ता तो ये है कि वो ए से बी की तरफ चला जाए, फिर बी से सी की तरफ आके पहुंच जाए। टाइम तो ज़्यादा लेगा, लेकिन एक शख्स कह रहा है कि यार इतना मेहनत क्यों करे, बस आप सीधा ना यहाँ से इस तरफ चले जाओ, तो टाइम उसकी बचत हो जाएगी ना। ये एक रास्ता था और ये एक न्यू पाथ है, ये एक नया रास्ता है। अगर हम अपने रिएक्शंस को एक नया रास्ता प्रोवाइड करें, तो नया रास्ता प्रोवाइड करने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें एक चीज इस्तेमाल करना होगा जिसका नाम है कैटलिस्ट। ये कैटलिस्ट एक ऐसा चीज है जो अगर आप प्रोवाइड करोगे किसी रिएक्शन को, वो रिएक्शन को एक नया रास्ता प्रोवाइड करेगा।
उस नए रास्ते से क्या होगा कि उस रिएक्शन की एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी और रिएक्शन जल्दी हो जाएगा। सो ये वाला जो रिएक्शन आप देख रहे हैं ये कैटलिस्ट के बगैर था। किसके बगैर था? कैटलिस्ट के बगैर था। बहुत बड़ी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन थी और ये बहुत लेट होगा। लेकिन ये वाला जो रिएक्शन है ये वही रिएक्शन है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर इसकी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कम हो गई है। अब ये रिएक्शन जल्दी हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर आपने क्या इस्तेमाल किया था, यहाँ पर हमने कैटलिस्ट इस्तेमाल। ये एक ही रिएक्शन था, कैटलिस्ट नहीं है तो इतना बड़ा मसला होगा, इतनी बड़ी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन होगी, लेकिन कैटलिस्ट है तो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कम हो जाएगी और जल्दी हो जाएगा। सो ये था आपका कैटलिस्ट का डेफिनेशन और कॉन्सेप्ट। A substance which speed off a chemical reaction without themselves being used। अच्छा, खुद इस्तेमाल नहीं होंगे, मैं बता रहा हूँ। कैटलिस्ट क्या करते हैं? खुद इस्तेमाल नहीं होते हैं, दोनों को आपस में लड़ाते हैं। दो बंदे नहीं लड़ रहे हैं, दो बंदे या दो कौमें या दो गुरु लड़ नहीं रहे आपस में। एक शख्स आकर उसने ऐसा गेम चलाया कि वो आपस में लड़ पड़े, तो ये वो तो लड़ाई में मसरूफ़ हो गई, ये बाहर इंतज़ार करेगा, राइट। और हम लोग इस वक्त जो कौम है हम इसी चीज़ में मुब्तला है। ओवरऑल दे दन बहुत सारे कैटलिस्ट हैं, तासुबियत पर, कौमियत पर लड़ा रहे हैं। उस पर पख्तूनों के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के वो बना लिए, क्या बना लिया, फिर क्या बना लिए, बोलते हम लोग क्या खाक वन, गाड़ी पे लिखा है खाक वन, अचक वन है, अचक जई। अच्छा, बलोचू में भी इस तरह से है, जतक टू, लांगो वन। इसलिए हमें क्या किया, देखो दैट शुड बी बलोच शुड बी ओनली बलोच, ओनली बलोच। वो दरमियान में जो वो आ गए ना, उनके वजह से थोड़ा सा वो तकब्बुर आ जाता, नहीं हम तो ये है, हम तो खाक है, हम तो गबीज़ई है, हम तो अचकज़ई है ना, वो अंदर एक शैतानी वसवसे पता। इससे लोग लड़ना शुरू किया हुआ है। यकीन माने, अब मैं खुद अपनी आंखों से देख रहा हूँ काफ़ी मसले मसाले। आपने देखे कि नहीं देखे हुए? इस चीज़ को अपनी पहचान तक रखो, जैसा आइडेंटिफाई, कौन सा अब्दुल हादी, ओ काकड़, अच्छा ठीक है, बात ख़त्म। इस पर फ़ख्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, तो ये खुद इस्तेमाल नहीं होगा और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? कैटालाइसिस। कैटालाइसिस प्रोसेस को बोलते हैं कैटालाइसिस। कैटलिस्ट प्रोवाइड करता है एक मिनिमम, अगर समझ आए, नया रास्ता उसको देता है फॉरवर्ड। रिएक्शन को एक नया रास्ता देगा तो जाहिर है वो स्पीड अप होगा। कैटलिस्ट डिक्रीज द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। आपके सामने मैंने बताया था, कैटलिस्ट एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को इंक्रीज करता है कि डिक्रीज करता है? डिक्रीज करता है। अच्छा, ये सारा एक्सप्लेनेशन यहाँ पर हो गया। अब हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं ओजोन के बारे में। आपने सुना है? व्हाट इज ओजोन? ओजोन एक लेयर है जहां हम सांस ले रहे हैं, एक लेयर है और ये लेयर हमारी हिफाजत करता है अल्ट्रावायलेट, यानी जितनी सूरज की रोशनी में जो खतरनाक रेडिएशन से हमारी हिफाजत करता है। ये बना हुआ है किसी से? ओजोन से बना हुआ है। अच्छा, ओजोन की मैं आपको एक निशानी बताऊं। आप लोग कभी किसी ऐसे दुकान पे गए हो जहां पर लोग बिजली वाला सामान बनाते हैं? नहीं गए दुकान पे? कभी चले जाओ, उधर आपको एक मखसूस बू नजर आएगी। बू नजर नहीं आएगी, आपको महसूस होगी। वायरिंग टाइप की बू जो थी वो दरअसल असल में ओजोन, वहां पर एक इसकी स्मेल होती है। तो ये जो हिफाजती ओजोन है, इसको दो तरीकों से आप लोग तोड़ सकते हो ओजोन को। एक ये कि ओ सिंगल ऑक्सीजन का एटम है, सिंगल ऑक्सीजन का एटम है। अगर ये ओजोन के साथ O3 क्या है? व्हाट इज O3? ये ओजोन का फार्मूला है, ठीक है। और O2 क्या है? ऑक्सीजन गैस का फार्मूला है और सिर्फ O ऑक्सीजन का एटम है। तो अगर ओजोन के साथ एक ऑक्सीजन का एटम मिल जाए तो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल बन जाएंगे, ओजोन आपका टूट गया। ओजोन क्या हुआ? टूट गया। इसके लिए एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कितना रिक्वायर है?
17 किलो जूल की एनर्जी इसको रिक्वायर है अगर आप चाहते हो कि ऑक्सीजन इसको तोड़ दे। लेकिन हम लोगों ने ऐसे रेफ्रिजरेटर बना लिए, कुछ केमिकल बना लिए अपनी आसानी के लिए, कि बाद में पता चला कि बहुत बड़ा ख़तरनाक चीज़ें हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCs, इस पर गवर्नमेंट ने बैन भी लगा दिया कि भाई अभी जिदो जो भी स्प्रे है ना, स्प्रे मुख्तलिफ किस्म के स्प्रे में ये लोग क्लोरोफ्लोरोकार्बन डाल देते थे, वो ओजोन को डैमेज कर देते। उन्होंने इस पर बिल्कुल पाबंदी लगा दी थी। क्यों पाबंदी लगा दी थी क्लोरोफ्लोरोकार्बन पर? क्योंकि उसके अंदर क्लोरीन एटम है। ये गैस जब चला जाता है स्पेस में तो वहाँ पर हमारे ओजोन को डैमेज करते हैं। कैसे डैमेज करते हैं? क्लोरीन ओजोन के साथ रिएक्ट करके पहले तो इससे एक ऑक्सीजन खुद ले लेगा, एक ऑक्सीजन खुद ले लेगा तो बच जाएगा, तो ये O2 बन गया और ये बना ClO या OCl, ClO। अब क्लोरीन के साथ सिर्फ एक ऑक्सीजन आया। अब ये ClO एक और ऑक्सीजन के एटम के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा? ऑक्सीजन बनाएगा और खुद वापस फारिग हो जाएगा। वही रिएक्शन था, ओजोन से ऑक्सीजन बनने वाला था, इधर भी ओजोन से ऑक्सीजन बना। इसने क्या किया? इसने इस रिएक्शन को आसान बना दिया। वहां पर एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन 17 थी, इसकी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन 2.5 है। तो क्लोरीन हमारे ओजोन को जल्दी जल्दी खराब कर रहा है क्योंकि ये उस रिएक्शन का एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को कम कर रहा है। सो इसीलिए क्लोरीन वाले जितने भी कंपाउंड्स हैं उस पर पाबंदी लगा दी, खत्म कर दिया। सो बहरहाल ये उसके साथ कनेक्ट था ये बात। टाइप्स ऑफ कैटालाइसिस, कैटालाइसिस के कितने टाइप्स हैं? कैटालाइसिस का तो आपको समझ आ गया कि क्या चीज़ है। इसके दो टाइप्स है, एक है होमो और एक है हेटेरो। होमो कैटालाइसिस में होता क्या है? होमो कैटालाइसिस में रिएक्टेंट और कैटलिस्ट दोनों का सेम हालत होती है, सेम हालत होती है, सेम फेज। अगर रिएक्टेंट गैस है तो कैटलिस्ट भी गैस है, अगर रिएक्टेंट लिक्विड है तो कैटलिस्ट भी लिक्विड है, अगर रिएक्टेंट सॉलिड है तो कैटलिस्ट भी सॉलिड है, एक जैसा है। मिसाल के तौर पर एक एग्जांपल उन्होंने दिया हुआ है। किस चीज़ का एग्जांपल दिया हुआ है? सल्फर डाइऑक्साइड जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो बनेगा सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये एक रिएक्शन है। सल्फर डाइऑक्साइड बजाते खुद क्या है? गैस है। मैं इसको जी लिखूंगा। ऑक्सीजन बजाते खुद क्या है? गैस है। ये जो NO3 है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये भी क्या है? गैस है। तो ये हमारा कैटलिस्ट है। मैंने यहाँ पर जो लिखा हुआ है कैटा, यस, ये हमारा कैटलिस्ट है। अगर आप NO3 यूज़ करोगे, बतौर कैटलिस्ट यूज़ करोगे, तो ये रिएक्शन बड़ी जल्दी हो जाएगा और आपको सल्फर ट्राइऑक्साइड मिल जाएगा, ये प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। लेकिन इसमें मज़े की बात क्या है कि जो रिएक्टेंट्स है वो सारे के सारे गैस हैं और आपका कैटलिस्ट बजाते खुद भी गैस की शक्ल में। तो अगर कैटलिस्ट भी गैस है, रिएक्टेंट भी गैस है, यानी दोनों का फेज एक जैसा है, या ये भी लिक्विड है वो भी लिक्विड है, या ये भी सॉलिड है वो भी सॉलिड है, तो उसको क्या कहेंगे? होमोजेनस कैटालाइसिस कहेंगे। अब हेटेरोजेनस कैटालाइसिस में क्या होगा? रिएक्टेंट आर और कैटलिस्ट केट, बिल्ली। आर और कैटलिस्ट दोनों क्या है? डिफरेंट फेज, उनकी हालतें डिफरेंट होगी। मिसाल के तौर पर ये रिएक्शन बड़ा मशहूर रिएक्शन है, अमोनिया हैबर प्रोसेस जब बनाते हैं ना, अमोनिया बनाना, इस पर हम काफ़ी रिएक्शन कर चुके हैं स्टोइचियोमेट्री वाले चैप्टर में। अमोनिया क्या है? गैस है। नाइट्रोजन क्या है? हाइड्रोजन क्या है? गैस है। लेकिन ये Fe2O3 क्या है? सॉलिड। S मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर, S नीचे जो आपको नजर आ रहा ये S है। S फॉर सॉलिड। रिएक्टेंट क्या है? गैस है और ये सॉलिड है। तो अगर इन दोनों का डिफरेंट फेज हो तो फिर दिस इज कॉल्ड हेटेरोजेनस कैटालाइसिस। ये दो एग्जांपल और भी आपको बुक में होंगे, लेकिन मैंने एक एग्जांपल आपको करा दिया। यहाँ तक हो गया ये कैटालिस्ट और कैटालाइसिस का ड्रामा सारा खत्म। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन भी हो गया। अब यहाँ पर मैंने क्या लिखा हुआ है? एंजाइम लिखा हुआ है। एक तफसीली लेक्चर हम ऑलरेडी इस पे दे चुके हैं एंजाइम के चैप्टर में। एंजाइम क्या है,
एंजाइम किस तरह रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं। एक एंजाइम बजाते खुद एक कैटलिस्ट है। क्या चीज़ है? कैटलिस्ट है। और आपको पता है कैटलिस्ट क्या है? आपको पता है कैटलिस्ट क्या है? एंजाइम भी कैटलिस्ट है। इसका मतलब कि एंजाइम करते क्या है? जी हाँ, ये रिएक्शन को स्पीड अप करेंगे। कहां पर स्पीड अप करेंगे? इनसाइड द बॉडी, जिस्म के अंदर स्पीड अप करेंगे। तो इसीलिए हम एंजाइम के साथ एक लफ्ज इस्तेमाल करेंगे। क्या लफ्ज? बायोकैटलिस्ट। एंजाइम्स बॉडी के अंदर या सेल के अंदर या किसी जिंदा जिस्म के अंदर क्या करेंगे? रिएक्शन को स्पीड अप कर देते हैं। इसीलिए अच्छा, हमारे जिस्म में हजारों की तादाद में रिएक्शंस हो रहे हैं। एक सेकेंड में एक लाखों की तादाद में मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट हो जाते हैं प्रोडक्ट में। कितना? एक सेकेंड में लाखों मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट हो जाते हैं प्रोडक्ट में। ये कितना स्पीडी रिएक्शन है कि नहीं है? कौन करता है इतना ज्यादा स्पीड अप? एंजाइम। अगर एंजाइम ना होते तो हमारे लाइफ में क्या होता? जरा सोचिए, सब कुछ स्लो होता। एक किस्म का जानदार है, आप लोगों ने सुना होगा, एक एनिमल है, उस पर कुछ एनिमेटेड कार्टून्स में उसका भी जिक्र आ जाता है और वो बहुत स्लो रिलैक्स काम करते हैं। समथिंग लाइक दिस। आप लोग जरा गूगल कर दे, द स्लोएस्ट मूविंग या द स्लोएस्ट रिएक्टिंग एनिमल्स, उस पर कार्टून बने होते हैं। तो बहुत मज़ा भी आएगा आपको। बहुत स्लोली हाथ पकड़ते हैं, आप ज़रा इस पे साइन करो। पहले वो पेन उठाते हैं, उसके बाद वो आस्ता 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 उधर फिर दस्तखत कर लेते हैं, फिर पेन ले आते हैं। कार्टून है, मूवी है, तो इसमें तो मजाक बनाएंगे वो लोग। और जो बंदे खड़े उसको सख्त इमरजेंसी होती है। सो बहरहाल हमारी ज़िंदगी भी अजीब सी होती इन एंजाइम के बगैर। और ज़रा सोचो, एंजाइम हमारे जिस्म में किसने डाले हुए हैं? हमने डाले हुए हैं। हमने माँ के पेट के अंदर जब हम थे तो हम उधर कंप्यूटर पे लगा लेते, मेरे जिस्म में ये वाला एंजाइम ज़रा पुट कर दें। यस, थैंक यू सो मच। अब ये एंजाइम भी मुझे चाहिए, मैं जब दुनिया में जाऊँगा तो मुझे ये वाले एंजाइम भी चाहिए। हाँ, ये ग्रोथ कब चाहिए, गुस्से वाला चाहिए, हंसी वाला चाहिए, पैसों वाला एंजाइम, ये सब मुझे बस चाहिए मैं जब जाऊँगा। क्या है ऐसा? मैंने नहीं किया ना, तो फिर किसने डाला हुआ है? जब अल्लाह ने डाला हुआ है तो फिर ये भी ज़रा चेक करो क्यों डाला हुआ है आपकी जिस्म। इतना सारा कुछ बनाया हुआ है तो आप कुछ आपकी जिस्म को चलाने के लिए इतना कुछ किया हुआ है। इसका मतलब ये है कि तुम अपना काम करो, मज़े करो, एंजॉय करो, काम करो, लेकिन आप वो करो जो मैं चाहता हूँ। सही है बात? समझ गए ना? होशियार के लिए इशारा काफ़ी है। लेवलिंग इफेक्ट ऑफ वाटर पर आ जाते हैं। इसका डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, बस उसको सिर्फ 2 लाइन में बताऊंगा। इसमें बहुत तफसील भी और भी है, लेकिन ज़रा देखें। आपने परक्लोरिक एसिड का नाम सुना है? परक्लोरिक एसिड HClO4, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। हाइड्रोजन आयोडाइड भी स्ट्रॉन्ग एसिड है। HCl भी स्ट्रॉन्ग एसिड है। H2SO4 भी और HNO3 भी। अच्छा, अगर मैं इसका मुकाबला कर दूं, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, HI भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो इसको मैं इसकी लाइनें में थोड़ा सा बड़ी लाइनें बना देता हूँ। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। HCl उससे थोड़ा सा भी उनके मुकाबले, वैसे HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है लेकिन इनके मुकाबले में वीक है। H2SO4 का फिर उससे थोड़ा सा वीक है और HNO3 फिर H2SO4 से भी थोड़ा सा वीक है। तो ये मुख्तलिफ किस्म के एसिड्स हैं, इनकी मुख्तलिफ स्ट्रेंथ है कि नहीं है? और कैसे पता चलेगा कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये थोड़ा वीक है? वो क्या चीज़ था जिससे पता चल जाता था? नहीं, कौन बताएगा? नहीं, हाँ, KA डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। 2 बार लेक्चर रिकॉर्ड कर चुका हूँ स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस पर। एसिड की स्ट्रेंथ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेस स्ट्रॉन्ग है, उसको कैसे पता लगा लेते हैं? Ka या pKa से। Ka की वैल्यू या pKa की वैल्यू से हमने देखा कि ये वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी Ka, उतना वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है।
और pK जितना कम होगी वो भी स्ट्रांग है। सो किसी स्ट्रांग एसिड के लिए Ka का ज़्यादा होना और pK का कम होना। हाँ, तो ये सारे के सारे इनका डिफरेंट स्ट्रेंथ है कि नहीं? इन सबका, इनका सबका डिफरेंट स्ट्रेंथ है। मज़े की बात, जब आप इसको पानी में ऐड करोगे, कहाँ पर? वाटर के साथ इसको ऐड करोगे, इसको भी आप वाटर के साथ ऐड करोगे, वाटर के साथ ऐड करोगे, वाटर के साथ ऐड करोगे, आपके ख्याल में इसके और इसके दरमियान व्हाट विल हैपन? क्या होगा? पानी में अपने एसिड डाला, शाबाश, है आयनाइजेशन, रिएक्शन होगा। क्या होगा? अब एसिड है, पानी में अपना डाला, व्हाट विल हैपन? एसिडिक सॉल्यूशन बनेगा, सॉल्ट बनेगा। हिम्मत है तो बताओ, एसिडिक सॉल्यूशन बनेगा। प्रोटॉन, अकॉर्डिंग टू लोरी ब्रॉन्स्टेड थ्योरी, एसिड क्या करता है? प्रोटॉन लेता है, देता है? देता है प्रोटॉन। तो ये अपना प्रोटॉन किसको देगा? वाटर को देगा। वाटर से क्या बनेगा? H3O प्लस आयन, दिस इज कॉल्ड हाइड्रोनियम। अभी आपकी बुक में हाइड्रो ऑक्सोनियम का लफ्ज इस्तेमाल किया हुआ, फर्क नहीं पड़ेगा। इसको आप क्या नाम दे सकते हो? हाइड्रोनियम या फिर हाइड्रो ऑक्सोनियम कहो तो कोई बात नहीं है। हाइड्रोनियम या हाइड्रो ऑक्सोनियम आयन बनेगा, ठीक है। इसमें क्या होगा? इस केस में फिर से क्या बनेगा? ये भी क्या देगा? हाइड्रोजन आयोडाइड, प्रोटॉन देगा तो हाइड्रोक्सोनियम आयन बनेगा। यहां से भी क्या होगा? प्रोटॉन देगा तो हाइड्रोक्सोनियम आयन बनेगा। यहां से भी क्या होगा? हाइड्रोक्सोनियम आयन। यहां से भी क्या होगा? प्रोटॉन पानी नहीं करेगा कि बस 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 और नहीं देना। कहते हो तुम दे रहे हो तो वेलकम, देते जाओ, जितना दे दो। अच्छा, वाटर के लिए कोई भी एसिड आप डाल देते हैं ना, वाटर का रिस्पांस क्या है? क्या बनाएगा? हाइड्रोनियम आयन बनाएगा। अब वाटर के अंदर जब आपने मुख्तलिफ स्ट्रेंथ वाले साल्ट डाल दिए तो इन सब की स्ट्रेंथ, इन सब की जो स्ट्रेंथ है ना, स्ट्रेंथ, वो ऐसा लगा कि वो इक्वल हुआ। क्या हुआ? क्योंकि सब ने क्या बना दिया? हाइड्रोनियम आयन बना लिया। इसने भी हाइड्रोनियम आयन, इसने भी हाइड्रोनियम आयन, इसने भी हाइड्रोनियम आयन, इसने भी हाइड्रोनियम आयन। ये भी फुल्ली उसके अंदर डिसोसिएट हो जाएगा, ये भी फुल्ली डिसोसिएट हो जाएगा, ये भी फुल्ली डिसोसिएट, तो हाइड्रोनियम आयन बनेगा। अब वाटर फर्क नहीं करा सकेगा कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है। ये जो सलाहियत है पानी के अंदर, द इनएबिलिटी के पहचान नहीं कर लेना कि अच्छा हमें तो पता है कि ये स्ट्रांग है, ये भी स्ट्रांग है, ये थोड़ा इससे लेस स्ट्रांग है, ये उससे भी लेस है, तो हम तो डिफरेंस कर सकते हैं, हम तो डिफरेंशिएट कर सकते हैं। लेकिन वाटर के अंदर उनका ये ख़त्म हो जाएगा डिफरेंशिएट। वाटर के अंदर जहाँ ये सब के सब इनकी स्ट्रेंथ ऐसा लगेगा कि इक्वल है, अपीयर टू बी सेम। इन मुख्तलिफ किस्म के एसिड की स्ट्रेंथ अपीयर टू बी सेम। अब पानी ये डिफरेंशिएट नहीं कर सकता, लिहाजा इस सलाहियत को बोलते हैं द इनएबिलिटी ऑफ द सॉल्वेंट। किसी सॉल्वेंट के अंदर इनएबिलिटी कि ये क्या करे, कि ये डिफरेंशिएट करे बिटवीन व्हाट, द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड इज कॉल्ड लेवलिंग इफेक्ट, और सॉल्वेंट का नाम होगा लेवलिंग सॉल्वेंट। ये पानी के साथ ऐसा ही होता है, पानी के साथ ये बात है। अब अगर आप आगे देखोगे कि तो फिर क्या करें हम, कोई ऐसा सॉल्वेंट है जिसमें हम इन एसिड को डिफरेंशिएट कर सके, तो फिर आप लोग एक और सॉल्वेंट ऐड कर सकते हैं, उसका नाम है, एक वीक एसिड ले लो, वीक एसिड जैसे कि CH3COOH, ये वीक एसिड ले लें। इससे क्या होगा कि फिर वो डिफरेंशिएट हो सकते हैं और इसका फिर नाम हो जाएगा डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट। क्योंकि ये क्या कर सकता है, अगर इसके अंदर आप डालोगे तो उधर पता चल जाएगा कि ये कौन सा स्ट्रांग है, कौन सा लेस स्ट्रांग है, इसीलिए इसका नाम है डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट। अब पानी चूंकि डिफरेंशिएट नहीं कर सकता, पानी में तो सब इक्वल हो गए, लिहाजा वो जस्ट लेवलिंग सॉल्वेंट का नाम होगा। बस इतना सा होगा। इसको जरा प्रेस कर दिया।